हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बुक है हमारी बाय एनहेंस्ड साइंस नाउ। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चैप्टर 1 और 2 इस बुक से ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लास बाय NB, राइट? NB मीन्स निधि भटनागर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो चलो देख ही लेते हैं भाई, पिक्चर नीचे जो दे रखी है देख लिया, अब आगे आ जाओ। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं भाई उनको देखिए। चूज़ द अप्रोप्रिएट नेम। अब आपको देखना है कि इसमें से भाई पोलर रीजन कौन सी जगह है, फॉरेस्ट कहाँ पर है, डेजर्ट कौन से पिक्चर में, ओशन कहाँ है और माउंटेन्स कहाँ है। फॉर द प्लेस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो ईच पिक्चर। तो भाई ये तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो, ये तो मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया रेती रहते तो डेजर्ट है, तो ऐसे आप देख लेना। आगे चलते हैं, चैप्टर बहुत लंबा है इसीलिए हम बहुत रुक रुक के नहीं चल सकते इस चैप्टर में, ठीक है? अब यहाँ से पहला क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा कि भाई हैबिटेट क्या होता है। तो आंसर बनेगा कि द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जानवर नेचुरली रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे मछली का हैबिटेट क्या हो सकता है? ओशन हो सकता है ना? और ऊँट का हैबिटेट क्या हो सकता है? डेजर्ट हो सकता है। तो वो नेचुरली वहाँ रहते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना? इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स द विद सुटेबल कंडीशंस टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। अब जो हैबिटेट होता है ना वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने मछली का एग्जांपल दिया या ऊँट का एग्जांपल दिया, उसको विद सुटेबल कंडीशंस, उस जगह के हिसाब से सुटेबल कंडीशंस प्रदान करता है तो लिव एंड रिप्रोड्यूस, जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे देना। तो ठीक है ना, जो जिस हैबिटेट में रह रहा है वो हैबिटेट उस ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन शेयर द सेम हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल्स अक्सर सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, चलो समुद्र की ही बात कर लेते हैं, तो समुद्र के अंदर आपको पता है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना? तो सेम एज वहाँ पे प्लांट्स भी तो रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो वो शेयर कर रहे हैं सेम हैबिटेट को। क्लियर है? ऐसे ही डेजर्ट में समझ लो, डेजर्ट में भाई कितने सारे जानवर रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, रहते हैं। और वहाँ पर ऐसे ही कैक्टाई वगैरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्लांट्स और एनिमल्स शेयर करते हैं हैबिटेट को, सेम हैबिटेट को। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इकोसिस्टम क्या होता है? एक एक पैराग्राफ करके साइंस को याद करना। हर एक पैराग्राफ में से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि पूरा आ जाए एक्सप्लेन इकोसिस्टम, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना, पूरी लाइनें लिख देना। इकोसिस्टम क्या है? एंड इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप। ये एक संबंध है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स का और माइक्रोब्स का, किसके साथ? एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि एयर के साथ, वाटर के साथ, सॉइल के साथ। फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो उस स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है। साधारण भाषा में समझो भाई, इकोसिस्टम क्या होता है। मान लो कि हम बात करें फॉरेस्ट की, तो वहाँ के जितने भी जानवर हैं तो उनका और वहाँ के जितने पेड़ पौधे, हवा है, उन सब का आपस में जो संबंध है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, राइट? मतलब वहाँ कैसे प्लांट्स हैं, कैसी हवा है, कैसे जानवर हैं, दिस इज व्हाट इट इज़ इकोसिस्टम। फिर से वापस से पढ़ो। एंड इकोसिस्टम इज अ रिलेशनशिप। इकोसिस्टम क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का, और नॉन लिविंग फैक्टर्स का जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल का, जो कि पाए जाते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में। क्लियर है यहाँ तक? एंड इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ पॉन्ड। हम कह सकते हैं इकोसिस्टम पॉन्ड भी हो सकता है, वो छोटा सा भी इकोसिस्टम हो सकता है। पॉन्ड के जानवर और वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, है ना? पॉन्ड में भी नीचे मिल जाएगा तुम्हें थोड़ा बहुत, तो वहाँ का भी हो सकता है। या फिर इकोसिस्टम एक बहुत लार्ज जगह का भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट है, राइट? फॉरेस्ट मतलब एक बड़ा सा जंगल जिसे हम कह सकते हैं। तो इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ पॉन्ड भी हो सकता है और लार्ज एज अ फॉरेस्ट भी हो सकता है। इन एन इकोसिस्टम इवन नहीं डैश फ्लोज थ्रू फूड चेन्स, एनर्जी, ठीक है? वर्ड कटा हुआ है, एनर्जी। अब इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है फूड चेन के थ्रू। चलो कैसे, इस बात को यहीं पहले ही पकड़ लेते हैं। कैसे? देखो, एक जंगल का इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ की फूड चेन को समझ लेते हैं। जंगल में हिरन घास को खाता है। घास जो है वो हमारा क्या हो गया? प्लांट प्रोडक्ट में से आ गया, ठीक है जी? प्लांट प्रोडक्ट को खा लिया एनिमल ने।
वो जो घास की एनर्जी थी ना, वो किस में चली गई? हिरन में चली गई। घास में एनर्जी कहाँ से आई? उसने जो अपना फूड बनाया था ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि धूप जब उसको मिली, उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। मिट्टी के मिनरल्स लिए उसने यूज़ किए, हवा यूज़ करी, ऑक्सीजन यूज़ किया, राइट, और उन सब की मदद से उसने अपना खाना बनाया, उससे एनर्जी रिलीज हुई। अब जो ग्रास में एनर्जी है वो एनर्जी चली गई हिरन के अंदर जब उसने उसको खा लिया। अब हिरन से जो एनर्जी है वो किस में चली गई? हिरन से जो एनर्जी चली गई वो चली गई हमारे टाइगर में या लायन में, जिसने भी उसको खा लिया। इस तरीके से ये इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो वेजिटेरियन होना ज़्यादा फायदेमंद है कि नॉन वेजिटेरियन? समझ के देखो इस बात को। वेजिटेरियन, क्योंकि डायरेक्ट आप प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हो। जब आप डायरेक्ट खा रहे हो तो इनडायरेक्ट नहीं पहुंचेगी। और अभी 10th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे भी कि बहुत कम परसेंटेज जो है आगे ट्रांसफ़र हो पाती है जब आप नॉनवेज खाते हो तो एनर्जी का। भाई अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपके पास, जैसे आप एक कंपनी लगाओ और डायरेक्ट जाके खेत से, किसान से रॉ प्रोडक्ट खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, या बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स आ जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा? सीधी सी बात है, डायरेक्ट लोगे तो सस्ता पड़ेगा। सेम एज अगर डायरेक्ट ही हम ग्रीन प्लांट्स को या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और नॉन वेजिटेरियन वाला तो फिर हमारा इनडायरेक्ट ही हो गया कि वो जानवर ने पहले घास खाई, फिर उसके अंदर कुछ परसेंटेज एनर्जी का पहुंचा, और फिर कुछ परसेंटेज का भी कुछ और परसेंटेज हमारे अंदर पहुंचा। चलो हमारी कहानी कहीं और ही चली गई, आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं। तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है थ्रू फूड चेन के, एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस को, एंड सपोर्ट करते हैं सर्वाइवल ऑफ लाइफ को, लाइफ फॉर्म्स को। लाइफ फॉर्म्स का मतलब यही हो कि जितने भी एनिमल हैं, जानवर हैं, और पक्षी हैं, प्लांट्स हैं, सब लाइफ फॉर्म्स हैं, राइट। तो इकोसिस्टम समझ में आ गया। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है किसके माध्यम से? समझ लो फूड चेन के माध्यम से। अब आ जाओ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसको भी अच्छे से समझ लो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कैसे प्लांट पाए जाते हैं किसी जगह, कैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी। कितनी डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता है, कितने प्रकार के प्लांट, कितने प्रकार के जानवर वहाँ पाए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी वो शब्द है जो डिस्क्राइब करता है, यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, एंड देयर हैबिटेट्स को, उनके घरों को, उनकी जगहों को, उनके रहने के आवास को, जिसे हम बोल सकते हैं, ऑफ अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में। मान लो मैंने कहा कि यहाँ का पर्टिकुलर जानवर, यहाँ के पर्टिकुलर जंगल में कैसी बायोडाइवर्सिटी है, तो आप मुझे बताओगे कि कितने प्रकार के एनिमल यहाँ रहते हैं और कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के प्लांट्स यहाँ रहते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। लाइक वेदर स्मॉलर, लाइक ग्रासलैंड का भी हो सकता है बायोडाइवर्सिटी। हम लाइक लार्ज, लाइक ओशन की बायोडाइवर्सिटी भी हो सकती है ना। ओशन में भी तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की भी बात हो सकती है, और इंटायर प्लानट की भी बात हो सकती है, ठीक है ना। इट इंक्लूडेड ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब इसमें आ जाते हैं सभी प्रकार के पौधे, सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी की बात करोगे तो उसमें आपको सारे पौधे कौन कौन से पाए जा रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, इन सबको आपको बताना होगा, ठीक है। एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन ईच स्पीशीज़, और हर एक जो कहना चाहिए प्रजाति है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो जानवर की हो, उसके बारे में भी आपको बताना होता है। हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इकोसिस्टम स्टे हेल्दी। अब हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता अगर ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदद करती है इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि देखो जैसे न्यूट्रिशन नहीं होता, तुम्हारी थाली में अगर अलग अलग चीज़ें होती हैं तो बैलेंस थाली होती है, ऐसे ही जब हमारे विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के एनिमल होते हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी रखते हैं, है ना, रिकवर करते हैं फ्रॉम चेंजेस एंड प्रोवाइडर्स रिसोर्सेज, जैसे हमें क्लीन वाटर मिले और अच्छा एयर मिले। तुम्हें पता होगा ओशन में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फिश वगैरह की पॉटी को भी खा लेते हैं, तो क्लीन भी करते हैं ऐसे। हवा, मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को खा लेते हैं, एनिमल्स को खा लेते हैं, वो भी क्लीन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत विभिन्नता की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक जगह है वेयर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इट इज़ लाइक देयर होम, ये बिल्कुल उनके घर की तरह होता है। वेयर दे फाइंड फूड, अब वहाँ पे इनको उनका खाना मिलता है, पानी मिलता है, शेल्टर रहने की जगह मिलती है, राइट कंडीशंस टू सर्वाइव मिलती हैं, अच्छी कंडीशंस मिलती हैं सर्वाइव करने के लिए हैबिटेट
में। आपको ऊँट को अगर ओशन में फेंक दोगे तो मर जाएगा, लाइक उसके लिए वो बना ही नहीं है, वो उसका हैबिटेट ही नहीं है। अपने हैबिटेट से निकलने के बाद आपको वो नेचुरल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, राइट कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो वो जो आप अपने हैबिटेट में रहते हो ना, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाते हो। अब आ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब हैबिटेट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें आती है। जैसे कि ऊँट को चलने के लिए रेत बहुत सही है, ऊँट पानी पे नहीं चल सकता। तो नॉन लिविंग की बात मैंने तुम्हें बता दी, लिविंग तो तुम समझ ही रहे हो, लेकिन नॉन लिविंग बच्चे नहीं समझ पाते। आगे आओ। The biotic things such as air, water, light and soil. Sorry, the biotic components are living organisms and abiotic components होते हैं नॉन लिविंग। अब याद कर लेना, डिफरेंस आ जाता है, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक के अंदर आ जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं। अबायोटिक में आ गए जैसे हमारे एयर हो गई, वाटर हो गया, लाइट हो गई, सॉइल हो गया, तो ये लोग सांस नहीं लेते, तो ये हमारे नॉन लिविंग्स हो गए। हैबिटेट्स कैन बी टेरेस्ट्रियल। अब किसी का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हो सकता है, लाइक ज़मीन वाला, जैसे कि फॉरेस्ट हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट हो सकता है। और किसी का हैबिटेट एक्वाटिक हो सकता है, यानी कि पानी वाला हो सकता है, जैसे कि पॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि रिवर हो सकते हैं, जैसे कि ओशंस हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब ज़मीन वाले हैबिटेट। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हैबिटेट्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो हैबिटेट जहाँ पर लैंड होती है, जहाँ पे भूमि होती है, उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, मतलब अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो जानवर लैंड पर रहते हैं, हम उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे बताए गए हैं। जैसे कि पहला आता है हमारा ग्रासलैंड्स। द रीजन इज डोमिनेटेड बाय ग्रास। इस जगह पे ग्रासलैंड की बात करूँ तो ग्रास 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 यानी काफ़ी घास होती है। स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पौधे एंड शर्ब्स, ये सब यहाँ उगते हैं। ग्रासलैंड्स जो होती हैं गेट मॉडरेट रेन, यहाँ पर मॉडरेट रेन होती है। ग्रासलैंड्स में ऐसा नहीं कि बहुत बारिश हो रही है और ऐसा भी नहीं होता कि बारिश ही नहीं हो रही है, तो मॉडरेट रेन होती है। एंड आर यूजुअली विंडी, और यहाँ पर हवा चलती रहती है। एंड ये ड्राई रहते हैं, क्योंकि बारिश नहीं है तो ये ड्राई रहते हैं, थोड़ा सूखे रहते हैं। सम एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन ग्रासलैंड, कुछ जानवर जो कि ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? जिब्रा हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट इज माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स आर हैबिटेट्स फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड। माउंटेन का मतलब हो गया जो ऊंचाई पर, हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र है, ये समुद्र के नीचे की ज़मीन हो गई, ये ज़मीन से कितना ऊपर उठा हुआ है, ये माउंटेन का हाइट होता है। तो माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चे? माउंटेन्स आर हैबिटेट होते हैं, रहने की जगहें होती हैं, आपका आवास होता है जो कि पाया जाता है हायर एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई की जगह पर। दे आर यूजुअली एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जनरली माउंटेन्स को देखो तो आप, जो जितना हायर एल्टीट्यूड वाला होगा वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा, विंडी होगा, वहाँ हवाएं चल रही होंगी, डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड। अब डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर। दीज रीजन समटाइम्स एक्सपीरियंस करते हैं स्नोफॉल। अब कौन कितना ऊपर है उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ कितनी बर्फ़ पड़ेगी, तो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर, तो वहाँ पर उतना स्नोफॉल होता है। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, अब जैसे स्नोफॉल होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। देखो ये मान के चलना, जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ही जगह ठंडी होती है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतनी ही जगह गर्म होती है। सम एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन द माउंटेन हैबिटेट आर याक, शीप, माउंटेन गोट। कुछ एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं माउंटेन्स में, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे याक हो गया, शिप हो गया, माउंटेन गोट हो गया, ये सब पाए जाते हैं। कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारा फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट का मतलब सभी को पता है, जंगल होता है। फॉरेस्ट आर हैबिटेट्स characterized by the presence of large number of ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स। तो फॉरेस्ट में तो भाई अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग ट्रीज पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। सपोर्टिंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये लोग सपोर्ट करते हैं डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार का आपको जीवन देखने के लिए मिलेगा इन अ फॉरेस्ट। एनिमल्स फ्रॉम वेरियस रिलेशनशिप टू सर्वाइव, सच एज प्रेडिएटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन लायन एंड डियर। चलो इतना ही समझ लो, ये प्रेडिएटर प्रे रिलेशनशिप क्या हुआ? इसका मतलब है शिकार और शिकारी के बीच का संबंध। लायन जिंदा कैसे रहता है डियर को खा के, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध क्रिएटेड है। दीज हैबिटेट जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं अ रेंज ऑफ क्लाइमेट्स को, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट हो सकता है, फ्रॉम वार्म एंड ह्यूमिड टू कोल्ड एंड हार्श। कुछ फॉरेस्ट जो हो सकते हैं बहुत वार्म हो सकते हैं, कुछ में बहुत कोल्ड और हार्श वेदर हो सकता है, तो डिपेंड करता है भाई, ठीक है ना, कि भाई कौन सा फॉरेस्ट है। ज़रा इसको एक बार स्क्रीन लॉक कर दूँ मैं, ये घूम जाएगा नहीं तो, राइट।
दीज हैबिटेट एक्सपीरियंस आर रेंज ऑफ क्लाइमेट, तो वार्म और ह्यूमिड टू लेकर कोल्ड से हार्श तक भी हो सकता है, विच इन्फ्लुएंस जो प्रभाव डालते हैं द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में दैट थेराइव देयर, मतलब थेराइव देयर जो यहाँ पे फल फूल रहे हैं। तो भाई जैसा जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा वहाँ का वेदर होगा, हम कह सकते हैं उसी हिसाब से वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। लाइक कोई पहाड़ी फॉरेस्ट है मतलब एक तरीके से, तो वहाँ के जानवर अलग होंगे, कोई डेजर्ट वाला फॉरेस्ट है वहाँ के अलग होंगे, कोई प्लेन एरिया का फॉरेस्ट है वहाँ के पेड़ जानवर सब अलग अलग होंगे, राइट। आगे चलो, कॉमन ट्रीज इंक्लूड्स ओक। आप कुछ कॉमन ट्रीज़ के नाम बता रहे हैं, है ना, जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो जैसे ओक का पेड़ हो गया, पाइन का हो गया, एवरग्रीन हो गए। एवरग्रीन मतलब हमेशा हर साल पूरे साल हरे भरे रहने वाले पौधे। वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, डियर, वॉल्व्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब पाए जाते हैं। इनहैबिटेड दीज रीजन्स, इन रीजन्स में, फॉरेस्ट में रीजन्स में इस तरह के अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्वाइव, फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज अ वाइटल होम, बट वाइटल मीन्स लाइक इम्पॉर्टेंट होम है फॉर काउंटलेस स्पीशीज़ का। आप काउंट नहीं करते, इतनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जानवरों की, प्लांट्स की यहाँ पर रहती हैं। तो काउंटलेस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स बता रहे हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे ऑर्चिड हो गया, काइन, मॉसेस हो गया, या फिर फर्न्स हो गए। क्रिएट करते हैं रिच इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमने बात ही कर ली थी कि कैसे पौधे हैं, कैसे जानवर हैं, तो इससे काफ़ी रिच इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट होता है दैट सपोर्ट बोथ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा फना मतलब एक तरीके से वनस्पति, वहाँ की मतलब पेड़ पौधे, और वहाँ के जानवर, राइट। डेजर्ट्स की बात करते हैं। अब डेजर्ट्स में क्या आ गया कि भाई डेजर्ट्स आर सैंडी रीजन्स। डेजर्ट्स जो होते हैं वो रेतीले होती हैं, सैंडी रीजन्स होती हैं विद स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी का मतलब कम, तो डेजर्ट में हम सभी को पता है बहुत कम ही बारिश होती है। मोस्ट डेजर्ट्स गेट लेस देन 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल। तो ज़्यादातर जो डेजर्ट होते हैं उसमें तो भैया 10 इंच से भी कम का रेनफॉल होता है ईच ईयर, यानी कि हर साल। एंड अब वेरी हॉट एंड ड्राई, और डेजर्ट्स जो होते हैं बहुत हॉट होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं। Some deserts that are hot during the day may become cold at night. कुछ deserts जो होते हैं वो hot होते हैं दिन के टाइम पर, लेकिन ये संभव है कि वो रात के टाइम पर वहाँ पे बहुत ठंड हो जाए, वो cold हो जाए, ठीक है। Some desert are always cold, और कुछ desert ऐसे भी हैं जहाँ पर हर वक्त ही ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, एज द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो एशिया का है वहाँ पर हर वक्त ठंड रहती है। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट की बात की जाए इन द वर्ल्ड, तो वो है सहारा डेजर्ट, जो कि हमेशा अफ्रीका का वो गर्म ही रहता है, विच एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर ऑफ अप टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वहाँ का टेम्परेचर रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट, प्लांट लाइफ की बात करी जाए तो प्लांट लाइफ इन डेजर्ट्स इंक्लूड जो यहाँ पर कैक्टाई है एंड सम अदर थ्रॉनी प्लांट्स। अब डेजर्ट एरिया में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स यूजुअली फाउंड इन द डेजर्ट आ गए कैमल, कैंगरू, रैट्स, रैटल स्नेक, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब पोलर रीजन्स का मतलब होता है बेटा बर्फ़ जहाँ पर होती है, बिल्कुल ठंडा ही ठंडा, बहुत ठंडा। तो पोलर रीजन्स आर कवर्ड इन स्नो। पोलर रीजन्स जो होते हैं वो स्नो से ढके हुए होते हैं एंड रिमेन कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल लगभग जो है यहाँ ठंडा बना रहता है। ड्यूरिंग विंटर अगर हम सर्दी की बात करें तो टेम्परेचर कैन गो एज लो एज -37 डिग्री। दिल्ली की सर्दी में 1 डिग्री 2 डिग्री होता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर -37 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है पोलर रीजन्स में। इसीलिए यहाँ पे आप लोग इतना आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकते। लोग रहते हैं, आई डू एग्री, मैंने भी यूट्यूब पे देखा कि लोग बहुत माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, बट लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है। अब एनिमल्स कॉमनली यहाँ पर फाउंड होते हैं पोलर रीजन्स में। अब पोलर बियर्स, पैंगुइन्स, सील्स, वॉलरसेस। अब आ जाओ एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब हो गया पानी वाला हैबिटेट, ठीक है। एक एक वर्ड पकड़ते जाओ। डेजर्ट हैबिटेट रेगिस्तान वाला हो गया, टेरेस्ट्रियल लैंड वाला हो गया, एक्वाटिक हमारा पानी वाला हो गया। एक्वाटिक हैबिटेट्स रेफर टू एनवायरनमेंट्स इन वाटर। एक्वाटिक हैबिटेट जो है वो रेफर करते हैं एनवायरनमेंट को जो कि पानी का हो, वेयर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहाँ पर बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। दीज हैबिटेट्स इंक्लूडेड एरियाज जैसे कि भाई रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और कोस्ट, और हमारा हो गया ओशंस, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग जो हैं वो यहाँ पर जैसे अलग अलग जगह जहाँ पानी पाया जाता है, घूम फिर के ये समझ लो। एस्ट्रूइज का मतलब भी खाड़ी होता है, एस्ट्रूइज का मतलब भी खाड़ी होता है। अब एस्ट्रूइज को पढ़ लो, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या है, अ कोस्टल रीजन वेयर अ रिवर और स्ट्रीम कंटेनिंग फ्रेश वाटर। एक ऐसा समुद्र के किनारे की जगह जहाँ पे कोई रिवर या कोई झरना हो, उसमें फ्रेश वाटर पाया जाता हो। फ्रेश वाटर
द सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर से मिलता हो, ऑफ द सी और ओशन के। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं बच्चे। मैनी ऑर्गेनिजम्स थ्राइव इन, थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव मीन्स फलना फूलना। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, फलते फूलते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फ़िश पाई जाती हैं, फ्रॉग्स पाए जाते हैं, टर्टल पाए जाते हैं, क्रैब्स हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, वेल्स हैं। तो सब पानी में पाए जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स सच एज लोटस, वाटर लिलीज, सी वीड्स एंड मैनग्रोव्स ऑल्सो ग्रो हियर, वो भी यहाँ ग्रो होते हैं और कंट्रीब्यूटिंग टू दी रिच बायोडाइवर्सिटी, और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी में। सम ओशन इकोसिस्टम जैसे कि कोरल रीफ, ये ओशन में पाए जाते हैं, सपोर्ट करते हैं वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ ऑफ क्रिएचर्स को एज कोरल्स, स्पॉन्जेस, लॉबस्टर्स, डॉल्फिन्स प्रोवाइड करते हैं होम न्यूमरस स्पीशीज़ को, यानी कि बहुत सारी प्रजातियों को। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है ये केस स्टडी आप पढ़ लेना, मैं अडेप्टेशंस पे आ रही हूँ। 13 पेज का, हम 50 पेज पे आ रहे हैं अभी। तो एज यू हैव लर्न, अब जैसे कि आपने सीख ही लिया कि सी एंड डेजर्ट आर टू एक्सट्रीमली डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। अब हमने देख लिया कि समुद्र और जो रेगिस्तानी है तो बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, हैविंग वेरी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वेरी काइंड्स ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। व्हेन यू कंपेयर द ऑर्गेनिज्म इन द डेजर्ट, जब आप कंपेयर करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को जो कि डेजर्ट में पाया जाए एंड सी में पाया जाए, सच एज कैमल को एंड शार्क को, हाउ डू यू थिंक देयर बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट? तो आप क्या सोचते हो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैसे इनको मदद करता होगा हेल्प करने में, सर्वाइव करने में? डेफिनेटली सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग ही होते हैं, तभी ये सर्वाइव भी कर पाते हैं। मछली को तुम रेगिस्तान में छोड़ोगे तो मर जाएगी, कैमल को तुम पानी में छोड़ोगे तो मर जाएगा, उसका बॉडी टाइप वैसा है ही नहीं, वो नहीं तैर सकता। आगे आ जाओ, एडेप्टेशंस, ये वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। द फीचर्स एंड हैबिट्स, जो फीचर्स यानी कि गुण, हैबिट्स यानी आदतें जो होती हैं, डेवलप्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि डेवलप हो जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, इनेबल दैम टू सर्वाइव, हो इन्हें सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं इन देयर सराउंडिंग, यानी कि उनके फीचर्स, उनकी हैबिट्स जो हैं, जानवर की भी और प्लांट्स के भी फीचर्स और हैबिट्स ही हैं जो उन्हें मदद करती हैं सर्वाइव करने में उनके सराउंडिंग्स के साथ। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स इज कैमीफिलेज। कैमीफिलेज का मतलब छलावरण, मतलब आपने देखा बट आपको दिखा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को, मान लो घास के पीछे, तो घास के कलर का कर लिया, ये कैमीफिलेज करना होता है बेसिकली, ठीक है, उसी रंग में ब्लेंड कर देना एक तरीके से एनिमल का। देन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स इज कैमीफिलेज। बाय कैमीफिलेजिंग मोस्ट एनिमल्स ब्लेंड कर देते हैं, ब्लेंड इन विद देयर हैबिटेट। अब वो हैबिटेट के साथ ही ब्लेंड हो जाते हैं, तो शिकारी को समझ ही नहीं आता कि वहाँ पर जानवर है भी कि नहीं है, ठीक है। मोस्ट एनिमल एस्केप, मतलब भाग जाते हैं फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स, अपने शिकारी से भाग जाते हैं, और कैच देयर प्रे बाय कैमफ्लेजिंग, और कुछ क्या होते हैं कैमफ्लेजिंग की मदद से अपने शिकार को पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि उनके शिकार को समझ ही नहीं आ रहा होता कि शिकारी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स हैव ब्लैक स्ट्राइप्स, तो एग्जाम्पल देखो, टाइगर के बॉडी पर ब्लैक ब्लैक करके स्ट्राइप्स होती है, इस तरह की धारियाँ होती हैं, ऑन येलो ऑरेंज स्किन विद द लाइटर अंडर साइड, जो कि मदद करती है डैम टू रिमेन हिडन अमंग टॉल ग्रासेस, जो कि उन्हें मदद करती है छिपने में टॉल ग्रासेस में। अब सेवरल इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, अपीयर वेरी सिमिलर, वो बहुत ही सेम से दिखते हैं, टू लीव्स और ट्विग्स, मतलब तिनकों की तरह, टू हाइड फ्रॉम देयर प्रेडिएटर्स, और वो छिप पाते हैं इसी वजह से अपने प्रेडिएटर्स, अपने शिकारी से वो छिप जाते हैं। अब आगे देखिए, पोलर बियर्स हैव वाइट फर्न्स, पोलर बियर के तो वाइट फर्न्स है टू ब्लेंड देम वाइट स्नो। अब पोलर बियर वाइट फर के कारण ही वाइट स्नो में पूरा ब्लेंड हो जाता है, तो कई बार तो दूर से नज़र भी नहीं आ पा रहा होता। डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स शो डिफरेंट एडेप्टेशंस, अलग अलग जानवर, अलग अलग जो हैं प्लांट्स जो हैं वो अडेप्टेशंस जो है उनका शो करते हैं, वो डिफरेंट सर्वाइव करने के लिए अपने हैबिटेट्स में। लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज फॉलोइंग सेक्शंस। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। एडेप्टेशंस फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनका एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव वेजिटेशन विद हाई रेनफॉल। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, डेंस वेजिटेशन होता है। डेंस मतलब होता है घना, घना वेजिटेशन का मतलब बहुत सारे घने घने पेड़ होते हैं, विथ हाई रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लांट्स इन द लोअर लेवल गेट वेरी लेस सनलाइट। अब देखो, बहुत सारे बड़े बड़े पौधे आ गए, चलो बहुत बड़े बड़े पौधे आ गए, तो जो नीचे पौधे उग रहे हैं ना, उनको धूप कितनी कम मिलेगी, वही बोल रहे हैं। जो लोअर लेवल पर होते हैं ना, उनको बहुत कम, लेस सनलाइट मिल पाती है। देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है फूड के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए।
अमंग एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स दैट ग्रो इन फॉरेस्ट लाइक एंड ग्रास लैंड्स की बात करें, उनको हम बोलते हैं मेसोफाइट्स। जो प्लांट ग्रो होते हैं फॉरेस्ट में और ग्रास लैंड्स में, उनको मेसोफाइट्स बोलते हैं, ये बात याद रखना। सेवरल हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज सच एज एबॉने हो गया, महागौने हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब ग्रो करते हैं रेन फॉरेस्ट में। मनी प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल, मनी प्लांट्स जो है बहुत टॉल ग्रो कर जाता है टू अवेल मैक्सिमम सनलाइट, क्योंकि उसको चाहिए होती है मैक्सिमम सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल एबॉने एंड रोजवुड। अब वाइन्स यानी कि लताएं, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं, सच एज ये भी एक बेल है, लायनस क्लाइंब अप द ट्री, और पेड़ के ऊपर ये चढ़ जाती है टू रीच द सनलाइट। उसको सनलाइट चाहिए तो ये बेल पेड़ के ऊपर चढ़ के आगे को निकल जाती है, नीचे नीचे को नहीं रहती है। सर्टेन प्लांट्स दैट ग्रो नियर द ग्राउंड, कुछ सर्टेन प्लांट्स हैं जो कि ग्राउंड के पास ग्रो करते हैं। हैव ब्रॉड लीव्स, उनकी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, टू एब्जॉर्ब एज मच सनलाइट एज पॉसिबल, इसलिए होती हैं क्योंकि चौड़ी पत्तियों से वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जितना पॉसिबल है उतना कर पाते हैं। मैनी प्लांट्स हैव पॉइंटेड लीव्स, बहुत सारे प्लांट्स की बिल्कुल पॉइंटेड पत्तियाँ होती है, ऐसे करके ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड पत्ती होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिप टिप्स। अब ये अलाउ करती हैं वाटर को टू रन ऑफ, जैसे इनके ऊपर बारिश का पानी गिरा तो पानी नीचे गिर जाए जिससे आराम से टिप से। द लीव्स क्विकली विदाउट डैमेजिंग और रॉटिंग द लीव्स। अब क्या होगा, पानी बारिश का गिरेगा और इस तरह की पॉइंटेड टिप होने के कारण इस पत्ती के नीचे आराम से पानी चला जाएगा, गिर जाएगा, तो पत्ती से डैमेज नहीं होगी, पत्ती से सड़ेगी नहीं। एनिमल्स रेन फॉरेस्ट आर एनिमल्स, अब रेन फॉरेस्ट आर इनहेबिटेड बाय एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर्स हो गया, फ्लाइंग फ्रॉग्स हो गए, गॉरिल्लाज हो गए, है ना, और बहुत सारे मकाओ है, मंकी है, तो इन सब का नाम आप अच्छे से याद करके जाना। जो स्लॉथ बियर है ना, वो मूव करता है बहुत स्लोली, क्योंकि वो क्या करता है, यूज़ करता है वो कैमोफ्लेज को टू हाइड फ्रॉम प्रेडिएटर्स, और वो आपस में खुद को ब्लेंड कर लेता है आजू बाजू के घास वास में, जिससे कि वो अपने शिकारियों से बच सके। कैमोफ्लेज का नाम का मतलब ही यही होता है कि वो अपने शिकारियों से बच जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता शिकारी को कि ये वहाँ पे है भी या क्या नहीं है। द फ्लाइंग फ्रॉग जो होता है एस्केप करता है प्रेडिएटर से बाय ग्लाइडिंग इन द एयर। तो फ्लाइंग जो हमारा फ्रॉग है वो अपने प्रेडिएटर से बच जाता है, वो ग्लाइड करके निकल जाता है इन द एयर विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लफी वेब्ड फ्रंट एंड हिंड फीट। अब फ्रंट मतलब आगे के और हिंड मतलब पीछे के जो पैर होते हैं उसकी मदद से। अ फ्लॉप ऑफ लूज स्किन, इस तरीके से वो निकल जाता है। एक बार देख लेना इसको कोई यूट्यूब वीडियो में, ये कैसे एकदम से जंप मार रहा है या उड़ रहा है एंड ऑल। दैट स्ट्रेचेस बिटवीन देयर लिम्स। अब आ जाओ, टू अवॉइड कंपटीशन फॉर फूड विद अदर एनिमल्स। जो हमारे ट्यूकिन्स हैं, ट्यूकेन्स हैव लॉन्ग लार्ज बिल्स, इनके लॉन्ग लार्ज बिल्स होते हैं, अलाउइंग दैम टू रीच एंड कट फ्रूट्स। एक तरीके का चोंच टाइप समझ लो, जो इनको मदद करता है कट करने में फ्रूट को फ्रॉम ब्रांचेस से तोड़ने के लिए। एंड दैट आर टू वीक टू सपोर्ट देयर वेट बिकॉज to avoid competition for food with the other animals. Toucans have long large bills allowing them to reach and cut fruit from branches. अच्छा, वो ब्रांचेस जिसके जो बहुत वीक है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट देयर वेट। तो मकाओ हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड बीक, मकाओ की क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्ड बीक होती है। टू क्रैक हार्ड नट्स को काटने के लिए मंकीज हैव टेल, मंकी के टेल होता है, दैट एक्ट एज एन एक्स्ट्रा लिम। जो टेल जो है उनके एक्स्ट्रा, जैसे लिम मीन्स हाथ पैर, तो वह एक्स्ट्रा लिम की तरह काम करता है। अलाउइंग दैम टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री इन सर्च ऑफ फूड। जो उसको मदद करता है मंकी को कि वो जंप कर सके, हैंग कर सके ब्रांचेस पे और एक ट्री से दूसरे पेड़ पे जा सके इन सर्च ऑफ फूड। अभी चैप्टर ना बहुत बड़ा है तो क्या किया जाए, 2 भागों में बना दे क्या, चलो थोड़ा सा इतना और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मतलब 6 पेज हुए हैं ना, बोर हो जाएगा नहीं तो बच्चा पढ़ के। टेम्परेट फॉरेस्ट हैव वेरिंग क्लाइमेट। भाई इसका क्लाइमेट जो है बहुत अलग होता है ओवर अ ईयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट नीड टू अडैप्ट एंड सर्वाइव इन डिफरेंट सीजन्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या है कि ज़रूरत होती है फॉरेस्ट की, ठीक है, नीड टू अडेप्ट, उनको मतलब अडेप्ट होने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट सीजन्स में। प्लांट्स की बात करो तो कॉन्फीडियस ट्रीज़ जो होते हैं, जैसे कि मैपल हो गया, ओक हो गया, बीचेस हो गए, एबिडेंटली मतलब बहुत सारी मात्रा में ग्रो होते हैं इन टेम्परेट फॉरेस्ट में। टू सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, सर्वाइव करने के लिए बहुत वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं एंड प्रिपेयर करते हैं फूड मेनली इन समर सीजन्स में। ये एज ऑटम सेट्स इन, जब ऑटम सीजन आता है, दीज प्लांट
प्लांट्स बिगिन शेडिंग देयर लीव्स, तो ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी पत्तियों को गिराने लग जाते हैं. दिस अलाउ दैम टू स्टोर वाटर, इसकी वजह से पानी को स्टोर कर पाते हैं और मॉइस्चर को टू सर्वाइव इन द कोल्ड एज दे रिमेन डोमिनेंट और इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर, मतलब एक तरीके से बने रहते हैं विंटर सीजन में भी. प्लांट्स ऑल्सो हैव थिक बार्क, प्लांट्स की बार्क क्या होती है, ये जो तना होता है इसको बार्क बोलते हैं, ठीक है. ये जो तना होता है इसको बार्क बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंटर से उनको, ठीक है. अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब 6 पेज तक हमने इसमें कर लिया. आगे के पेजेस हम अगले वीडियो में करेंगे. वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है चैप्टर, तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.